हाथरस में हुई घटना किसी को भूली नहीं होगी और आज उस घटना से संबंधित कवरेज के लिए हम उनके गांव में आए हैं। जब हम गांव में आए तो हमें पता चला पीड़िता का घर पीछे है और यहाँ पर गेट से उनके चाचा का जो घर है वहीं से पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जब हम आगे को बढ़े तो हमने देखा यहाँ पर एक सिक्योरिटी के पर्पस से एंट्री वगैरह सब कुछ कराई जा रही है। इसके बाद इस गली के पीछे पीड़िता का परिवार है और यहाँ से भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। ऊपर हम देख रहे हैं कि वहाँ भी पुलिस फोर्स तैनात है ताकि यहाँ आसपास की कोई भी घटना हो उस पर भी नज़र रखी जाए। हालांकि ये सारी पुलिस फोर्स इसलिए तैनात है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी घटना को देखा जा सके, ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बचाया जा सके। पीड़िता का जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको भी हर तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ये पूरी फोर्स इसीलिए तैनात है। लेकिन इस फोर्स के वजह से क्या आम जो लोग हैं, जो पीड़िता का परिवार है, वो एक आम जिंदगी जी पा रहा है या नहीं, इसके लिए चलते हैं और पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत करते हैं। ऐसे किन किन तरीक़ों की दिक्कतों का आज आपको सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो मैम काफ़ी सारी आए हैं जब से हम लोग सुरक्षा में आए हैं, क्योंकि हम लोग तो पूरी तरह जो पहले रहते थे उस तरीके से बिल्कुल नहीं जी पा रहे हैं और हम सुरक्षा के CRPF की सुरक्षा में हैं। और जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी है चीज़ हमारे इसकी वो भी हर चीज़ को तरीके से हमें न्याय मिलना चाहिए। और यही कहना चाहते हैं जो भी केस की जो गति है वो बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि योगी से जो CM जी ने बोला था कि फास्ट ट्रैक में चलेगा तो फास्ट ट्रैक में नहीं चल रहा, अभी भी वही स्लोली एक महीने बाद तारीखें पड़ रही हैं। तो इस तरह से अब लगता है कि काफ़ी सालें लग सकती हैं, पर हम लोग कब तक बैठे रहेंगे घर में। तो हमारे बच्चे भी हैं, 3 बच्ची हैं, वो भी पढ़ने लायक हो चुकी हैं, उनको भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, कहीं पर जाना नहीं, आना नहीं, कुछ भी बात है। जैसे अब मैं आई थी तो फोर्स है, तो आपको आना जाना होता है तो भी फोर्स से आप परमिशन लेते हैं? जी, हम लोग कहीं पे जाना होता है तो हम लोग इनको बताते हैं, तो हम लोग कोई भी कार्रवाई होती है तो हम जो उसी तरीके से चलते हैं हम लोग जी। जैसे रोज़मर्रा का जो सामान है आपका, दूध, खाना, राशन, पानी, कुछ भी, तो वो सब कुछ कहाँ से आता है, कैसे आता है? देखिए दूध तो ये है कि हमारे पास भैंस है रखी हुई है, तो उससे हम लोग दूध का जार चल रहा है। और जो राशन पानी के है तो वो जो मुआवजा मिला है उसी में से हमारा राशन पानी से कोई हम लोग खेत है वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षा भी नहीं कर पा जी नहीं, खेती भी नहीं, क्योंकि सुरक्षा के घेरे में और खेती में है कि हर महीने और 15 दिन में खाद भी सब कुछ लगाना पड़ता है, तो हम लोग परेशान भी नहीं करना। वो वैसे भी यहाँ का माहौल भी वैसे ही जैसा है तो कोई पता नहीं क्या हो जाए, तो इस वजह से हम लोग भी हमने खेत को किसान को दे रखा है जी। तो आपने उसे वो जो बोइया पे देते हैं उस पे देते हैं? आधे पे दिया है, आधे बटे पे। अच्छा, इसके पहले भी था या अभी दे दिया? उसी समय अभी दिया है, नहीं तो पहले तो हम लोग खुद ही करते थे जब कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अच्छा, राशन की दुकान यहाँ से कितनी दूर है? राशन की तो यहाँ से देखिए हाथरस भी जाते हैं, कभी कभी कोई जाता है तो वहाँ से मंगा लेते हैं या बच्चे से मंगा लेते हैं, या खुद को हम ही चले जाते हैं, तो ये है। अच्छा, कितने लोग आपके सिक्योरिटी में, घर के सिक्योरिटी में लगे हुए हैं? ये तो काफ़ी सारे लोग हैं, हमें गिनती तो पता नहीं, पूरी कंपनी है यहाँ पर जी। अच्छा, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका इंसान खोया है और उसके बावजूद जो कैदी के जीवन के तरीके से आप भी जी रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी खुद ही का इंसान भी खोया, खुद ही कैदी बन गए? जी, हमें लगता है और हम लोग अपने आप को कहते भी हैं। बताइए, हम लोग तो जैसे कि कोई कैदी काटते इस तरह से हम लोग भी इसी तरह से रह रहे हैं, पर क्या करें, हम लोग भी अपना बहनिया के चक्कर में जब कुछ भी हो तो हमने सोचा तो लेना पड़ेगा। आखिर कब तक? आपका क्या अपराध है इसके पीछे? अपराध क्या, हमें सुरक्षा की दिक्कत थी, इस वजह से सुरक्षा में हैं हम लोग, क्योंकि उस समय जो माहौल था उसकी वजह से हम लोग CRPF की सुरक्षा मंगानी पड़ी है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आपको इतना खतरा किससे है? खतरा देखिए मैम, जो इस समय जो उस समय धमकियाँ मिल रही थी फ़ोन के जरिए या कैसे भी, तो उस समय बहुत ज़्यादा डर था। पुलिस थी उस समय भी, पुलिस भी ऐसे ही रवैया इस्तेमाल कर रही थी उस समय, तो हमें फिर पुलिस से भी डर था कि पता नहीं कैसे क्या होगा। जब कौन धमकियाँ दे रहा था फ़ोन पे? वही जो आरोपी पक्ष की तरफ से जो भी उनके सहमत जो हैं घर गाँव के में अंदर से धमकियाँ मिल रही थी, वो पुलिस की मौजूदगी में भी। तो हम लोग सोचा कि पुलिस वाले लगता है हमें ऐसा इसको कर नहीं पाएंगे, तो हमें फिर अपील करनी पड़ी जब CRPF की सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। मैंने जब केस पढ़ रही थी मैंने देखा कि आपका पहले केस भी पुलिस वाले लिखने से
मुनासिब नहीं थे, वो लोग नहीं लिख रहे थे, और आज पुलिस वाले आपके साथ हमेशा उठते बैठते हैं। क्या कोऑपरेटिव हैं कोऑपरेटिव कौन से पुलिस वाले में? जो अभी आज आपके साथ? जी नहीं, ये तो सर अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी सुरक्षा में है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारी हर चीज़ में सहमत इनके साथ आपका व्यवहार सही? जी जी। बहुत शुक्रिया। तो हमने पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत भी की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज उनका कहना है कि जिस तरीके के समस्याओं से वो गुजर रहे हैं, आगे के समय में उनका रहना और जीना भी दुश्वार होने वाला है, क्योंकि जो मुआवजा सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और उनके दोनों भाई रोज़गार पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने खेती में भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि उनके घर का खर्चा किस तरीके से चलेगा, वो किस तरीके से चलेंगे और आगे की ज़िंदगी वो किस तरीके से गुजारेंगे।